के गणमान्य व्यक्ति, बुजुर्ग और नौजवान साइड में बैठे हैं और उभरता भारत बीच में बैठा है। हम लोग साइड में बैठे, इसलिए मैं अपनी बातचीत के मूल में ये जो बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, इनको बीच में रख के अपनी बात रखूंगा। आज ये देश 75 साल की ओर बढ़ रहा है। ये उत्सव पूरे देश में मनाए जा रहे हैं। इस देश के तमाम बुद्धिजीवियों को अलग अलग जगह बुलाया जा रहा है। मैं आपके शहर में पहली बार आया हूं और मुझे ये नहीं पता था कि देवरिया में इतने जागरूक, इतने उत्साही लोग होंगे कि जहां नेताओं की सभाओं के लिए लोगों को लाना पड़ता है, आपके शहर का एक एक व्यक्ति अपनी मर्जी से यहां आया है। इसको मैं बदलते भारत राष्ट्र की तरफ बढ़ते हुए कदमों की तरह देखता हूं। बेटियां यहां बैठी हुई हैं, बेटे यहां बैठे हुए हैं, जो गणमान्य लोग हैं, जो युवा हैं। हम इस बात से चर्चा बहुत करते हैं कि हम कौन थे, हमारे साथ ये हुआ, हमने ये किया, हमने वो किया। ये सुनते सुनते देश 70 सालों से बुजुर्ग होने लगा है। हमने लैंडलाइन फोन से जीवन शुरू किया था और आज हर घर में 5 मोबाइल फोन हैं। सूचना क्रांति के इस दौर में अगर हमने अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से, अपने बेटों से, अपने बुजुर्गों के साथ उस भाषा में संवाद स्थापित नहीं किया तो आप यकीन मानिए कि आप कितनी भी ज्ञान की बात कहें, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अपने संवाद की शैली बदलनी है, शब्दों को बदलना है और अपने निजी स्वार्थ और लालच के कारण बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में कोई गलत परिभाषा नहीं देनी है। या तो पहले हम खुद समझें कि हम क्या बोल रहे हैं, किस विषय पे बोल रहे हैं, किन शब्दों का चयन कर रहे हैं, इन शब्दों का क्या अर्थ है, क्या अनर्थ है। उसके बाद हम सार्वजनिक मंचों से बोलना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारत के संविधान में ये कमी है, वो कमी है और हम उसमें बहुत सारी कमियां ढूंढते रहते हैं। कमियां होती हैं, कमियों को ठीक किया जाता है, लेकिन क्या सही मतलब में हमको उन कमियों के बारे में पता है? या भारत की संसद में जो फैसले 1947 को मध्यरात्रि में हुए, क्या उनके बारे में हमें पता है? क्या वो फैसले हम जानते हैं, उस पर चर्चा हुई? इसलिए मेरे संवाद में सरकारें नहीं आती। सरकार बहुत छोटी चीज मानता हूं मैं। देश और राष्ट्र के बीच में जो समाज फर्क नहीं जानते, उनकी हालत वही होती है जो आज हमारी है। हम समझते हैं कि देश सब कुछ है और देश ही अंतिम है। हमारी संस्कृति और परिभाषा में व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा देश, लेकिन उससे भी ऊपर होता है, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। लेकिन राष्ट्र क्या है और देश क्या है? क्योंकि हम उस समाज से अपने आप को जोड़ते हैं जहां शास्त्रार्थ होता था। हर बातचीत के ऊपर किसी का अगर कोई विवाद है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो खुले रूप में चुनौती देकर के उस वाद विवाद के माध्यम से अपनी बात को सत्यता के आधार पर प्रूफ करते थे। लेकिन ये समाज जो हजारों हजारों साल की परंपराओं और उस संस्कृति का वाहक था, आज सबसे ज्यादा उसी विचार से भागना चाहता है। क्योंकि उस विचार में आपको राष्ट्र नजर आता है, देश नजर नहीं आता। उस विचार से
अहित में बदलते हैं। आपकी लालच आपको कायर जो बनाती है, उससे ऊपर उठने के लिए वो विचार चाहिए। इसलिए उस विचार पर जब तक मंथन नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि भारत के अंदर कोई परिवर्तन होने वाला है। सरकारों का परिवर्तन, किसी व्यक्ति विशेष का आना और चले जाना, ये हजारों साल से चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन राष्ट्रों के जीवन में कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिन्हें हजारों हजारों साल तक याद रखा जाता है। लेकिन कुछ बदलाव जो क्षणिक हैं, हम सब ये समझते हैं कि ये जो क्षणिक बदलाव है, यही अंतिम बदलाव है। इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, तो एक ही मैं बात कह सकता हूं आपसे कि आप बिना किसी से डरे, किसी से लोभ और लालच के चलते अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए अपने जो लोग निजी स्वार्थों से ऊपर उठ जाते हैं, जिस समाज में लालच नहीं होता, वो समाज सच बोलने लगता है। और जिस दिन भारत के 90 करोड़ सनातनी सच बोलने लगेंगे, सरकारें, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी और पूछेंगी कि क्या करना है। इसलिए जो समाज सत्ताओं के पीछे लग जाता है, आज हमें ये कानून चाहिए, आज हमें जनसंख्या कानून चाहिए, आज हमें फला कानून चाहिए, कानूनों से देश चलता है, राष्ट्र नहीं चलता। और ये हमारी स्थिति इसलिए हुई है कि पूरा समाज सिर्फ सत्ता को ही सब कुछ समझता है। मुझे कोई पद मिल जाए, जिले का मिल जाए, प्रांत का मिल जाए, राष्ट्र का मिल जाए, एमएलए की टिकट मिल जाए, एमपी का टिकट मिल जाए, इसके अलावा पूरा समाज उससे कुछ अतिरिक्त सोचता ही नहीं है। अगर राजनीति को भी देखें, सरकार को भी देखें, तो 10 से 12, 13 करोड़ लोगों का देश चलाते हैं। इतने ही लोग कोई वोट देते होंगे। 770 के आसपास एमपी आते हैं, अलग अलग राज्यों की विधानसभा में लोग जीत के आते हैं। लेकिन तब भी गिनती 50 से 60 करोड़ लोगों उनकी है जो जिनकी भूमिका राष्ट्र में होती है। इसलिए हमने झूठ बोला, झूठ सुना, और अब हम झूठ सुनना ही चाहते हैं। इसलिए हमारी ये दुर्गति हुई है। मुझे खुशी है इस बात की कि देवरिया जैसे जगह में, जहां छोटे छोटे बच्चे सिर्फ सच सुनने आए हैं, और अगर आपने सच कहने की प्रवृत्ति डाल ली, तो दुनिया का कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। इसलिए बहुत सारे झूठ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां बहुत से अध्यापक भी आए होंगे, बहुत सारे विद्वान भी आए होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी यहां बैठे होंगे। लेकिन हम इस बात से सच का पैमाना तय करते हैं कि सामने वाला हमें क्या देगा, सामने वाला कितनी बड़ी कुर्सी पे बैठा है। इसलिए उसके मन मुताबिक बात करनी है, जो उसे अच्छी लगे वो बात करनी है, चाहे वो झूठी बात हो। और वो कुर्सी पे बैठने वाला भी इसलिए उसे अच्छा लगता है कि मेरा गुणगान हो रहा है, चाहे झूठा ही सही, इसलिए वो टोकता नहीं है। इसलिए समाज में वो प्रवृत्ति बनती चली जा रही है। अब हमारे यहां एक झूठ बहुत बोला जाता है। राजनीतिक लोगों को झूठ बोलने की छूट है, संविधान में नहीं है, लेकिन समाज इस बात की छूट देता है कि राजनीति में आपको बंद हुए